हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग बीपीएससी 101 दैट इज अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के लिए करके जाने मैंडेटरी हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आप कंफर्टेबली अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑलराइट, बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस जो मैं समझाऊंगी ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। मेरे पास हिंदी मीडियम वालों का पीडीएफ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हिंदी में भी समझाऊं तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में हूँ समझाने के लिए, तो मैं उन्हीं को पहले करूंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द प्रोसीजरल and substantive dimensions of democracy, distinguish between both of them। ओके, आपको दो तरह की डेमोक्रेसी के बारे में बताना है और उनके बारे में डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है। ऑलराइट, देखो अगर आपको ये टर्म्स थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं समझने के लिए तो इतना कोई है नहीं। अगर एक बार सिर्फ मतलब भी समझ जाओगे तो अपने आप एग्जाम में लिखाओगे। ठीक है, अब आपका पहले बता देती हूँ, देखो पेपर पूरा है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है। देखो, डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इस सेंटेंस को याद रखना, हर बार पेपर में लिख के आना। मेरे को ऐसा लगता है अगर लिखोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है, कि तुम्हें कुछ पता है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तुम। ऑलराइट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की सरकार है, बाय द पीपल लोगों ने चुनकर बनाई है वो सरकार, और फॉर द पीपल गवर्नमेंट उनके लिए काम करती है। ठीक है, ये होता है, यानी फाइनल पावर जो है ना वो लोगों के पास होती है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करके चूज करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, जैसे कि इंडिया में होता है। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी को दो तरह से समझा जा सकता है, उसको समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। उसमें दो तरीके क्या आते हैं, एक आपका आता है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और एक आता है सब्सटैंटिव। ओके, पहले हम लोग प्रोसीजरल डेमोक्रेसी समझते हैं। देखो, प्रोसीजरल का मतलब होता है प्रोसेस या फिर प्रोसीजर, नाम से पता लग रहा है ना। यानी कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का फोकस इस बात पर होता है कि डेमोक्रेसी के रूल्स और उसके प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। यानी कि देखो, इलेक्शंस होते हैं तो एक प्रोसेस फॉलो होता है ना, कि इस दिन आप आके वोट दे सकते हो, ऐसे ऐसे जाके आपको डॉक्यूमेंट अपने करवाने हैं, फिर जाके वोट देना है, फिर आपके इंक लगता है, तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है ना। तो यही एक तरह पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं। जैसे कि अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसको समझो तो गवर्नमेंट कैसे बनती है, इलेक्शन कैसे होते हैं, वोटिंग फेयर कैसे होती है, कैसे चीजें होती हैं, जो कैसे वाला क्वेश्चन है ना वो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में आएगा। आप एग्जाम्पल से भी समझो इसको। मान लो स्कूल में एग्जाम हुआ, ठीक है, सब स्टूडेंट्स को सेम पेपर मिला, सेम टाइम मिला और इसकी फेयर चेकिंग हुई। अब स्टूडेंट्स पास हो या फेल वो अलग बात है, लेकिन प्रोसेस फेयर था कि नहीं हमें वो देखना है कि सब बच्चों को एक टाइम पे इक्वल टाइम पे पेपर मिला, इक्वल उन्हें टाइम मिला, पेपर का लेवल सबके लिए सेम था। इसी तरह प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर इसके हम फीचर्स देखें तो रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखता है ये, हर एडल्ट को वोट देने का राइट होना, सीक्रेट बैलेट सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, पावर का पीसफुल ट्रांसफर हो गया, ये सब जो है आपका प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में आता है। ओके, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी है, जोसेफ स्क्यूटर, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी एक मेथड है जिसमें लीडर्स लोगों के वोट्स के थ्रू पावर हासिल करते हैं। जो भी देखो लीडर अभी भी बने हुए हैं हमारी कंट्री में, उन लोगों को हम लोगों ने वोट दिया था, इसीलिए वो पावर में है, इसीलिए वो काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो उनको बनाया किसने, हम लोगों ने, है ना। तो इसके हिसाब से अगर इलेक्शंस फेयर हैं तो डेमोक्रेसी का प्रोसेस सही चल रहा है। अगर सब कुछ देश में सही चल रहा है तो प्रोसेस भी फेयर था, ऐसा जोसेफ हमें कहते थे। ठीक है, एक याद रखना लाइन कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का पूरा फोकस उसके प्रोसेस पे होता है। ओके, ध्यान से समझ आई बात। अब हम आते हैं सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी पे। देखो, सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं रहती, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है कि क्या लोगों को सच में इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस मिल रहा है, यानी कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल रिजल्ट क्या है। मान लो किसी कंट्री में इलेक्शन तो रेगुलर होते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी बहुत ज्यादा है, माइनॉरिटी के राइट्स नहीं प्रोटेक्टेड,
लोग अपनी बात खुल के नहीं बोल सकते, सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो टेक्निकली डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी के बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं? अब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझो। ओके, अभी आप लोग इंडिया में रह रहे हो, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, लेकिन उस डेमोक्रेसी का फायदा हो रहा है किसी को? कोई भी अगर इंसान करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है तो उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है देशद्रोही, है ना? कि अगर आप अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हो तो आप देशद्रोही बन गए। ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई? डेमोक्रेसी का मतलब होता है यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो गवर्नमेंट को, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हो। नीट का पेपर लीक हुआ तो कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा ना? एजुकेशन मिनिस्टर आके बोले कि आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मेरी वजह से बच्चों ने प्रॉब्लम फेस करी, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूं, या मैं कॉम्पनसेट करूंगा, या मैं इस्तीफा दूंगा। तो वो होती है डेमोक्रेसी। पर हमारी डेमोक्रेसी में ये सब नहीं हो रहा, ठीक है? इसी वजह से देखो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक डेमोक्रेसी का नाम होने से डेमोक्रेसी नहीं होती। क्या उस डेमोक्रेसी का बेनिफिट हो पा रहा है या नहीं, तो ये सब आता है इसमें, ठीक है? इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं या नहीं, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है या नहीं, माइनॉरिटी के राइट्स का प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब इसके फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है? देखो, जो भी सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स है ना, वो ये कहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन करवा देना काफी नहीं होता, कि इलेक्शन करवा दिए तो देखो हम लोग तुम्हें लीडर चुनने का मौका दे रहे। नहीं, जब तक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, जस्टिस नहीं मिल रहा, तब तक डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं मानी जा सकती, ठीक है? तो यानी कि आपका अगर प्रोसेस ठीक है बट उस प्रोसेस का कोई भी फायदा नहीं हो रहा, उस डेमोक्रेसी को हम प्रैक्टिकली कहीं लगा नहीं पा रहे, तो तब तक वो डेमोक्रेसी नहीं है। समझ आई बात? ओके, अब हम इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो देखो डिफरेंस समझो। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी पूछती है कि क्या इलेक्शन फ्री और फेयर है, मतलब क्या सबको मौका मिल रहा है, क्या सब आके वोट दे पा रहे हैं, ये सब। वहीं अगर हम सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी देखें तो वो पूछती है कि क्या लोग सच में इक्वल हैं, सच ग्राउंड रियलिटी क्या है। ओके, तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को इंपॉर्टेंस देती है और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी आउटकम्स को, ठीक है? ये सब होता है। साथ ही साथ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन पर ज्यादा फोकस करती है, जैसे कि अलग अलग मिनिस्ट्री वगैरह पर, उनके प्रोसीजर्स पर। वहीं सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी बेसिक हमारे राइट्स पर, जस्टिस, इक्वालिटी, इस सब पे, ठीक है? जैसे क्या समझ लो, एक कंट्री इलेक्शन करा सकती है और फिर भी डिस्क्रिमिनेशन और पॉवर्टी हो सकती है, हमारी कंट्री। ऐसे केस में प्रोसीजरल डेमोक्रेसी तो है, लेकिन सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी यहाँ की वीक है। ऑलराइट, साथ ही साथ देखो इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करा गया। काफी सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने बोला था, वो कहते थे कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, वहीं सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के रियल मीनिंग को समझाती है, ठीक है? अगर प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप बन सकती है, और अगर हमें इक्वालिटी और जस्टिस नहीं मिल रहा तो इलेक्शन से फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएंगे। इसीलिए एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में दोनों का होना जरूरी है। अब देखो चीजों को ना प्रैक्टिकली समझा करो। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आसपास देश में इतना कुछ हो रहा है, उन चीजों को अपने दिमाग से खोलकर फिर पढ़ो, ठीक है? हमें दिख रहा है कि हमारी कंट्री में प्रोसीजरल डेमोक्रेसी तो है लेकिन सब्सटैंटिव नहीं है। इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए। ओके, यही होता है, यही क्वेश्चन में था। तुम जाकर अपने आंसर्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई तुम्हें क्वेश्चन नहीं करेगा, मार्क्स भी मिलेंगे उसके। ऑलराइट, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी, एग्जामिन द लिबरल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखो, अब अलग अलग थ्योरीज भी पढ़ेंगे और एक थ्योरी पे ज्यादा ध्यान भी देंगे। अब इसमें से क्वेश्चन दो थ्योरीज को कंपेयर करने के लिए आ सकता है, किसी और थ्योरी पे आ सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, क्योंकि सारी थ्योरी उन पे बेस्ड है। देखो, आज के टाइम में कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना? करोड़ों लोगों को एक जगह इकट्ठा करके हर डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है कि आप सारे लोगों को बुला लो कि अच्छा बताओ क्या करना है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए लोग इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं कि हम अपनी तरफ से इस इंसान को डिसीजन मेकिंग के लिए भेज रहे हैं। ओके, ये रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर में जाकर लोगों की तरफ से डिसीजन लेते हैं और इसी प्रोसेस को हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। देखो, आप लोग अपने एमएलए वगैरह, ये जो सब आप लोग चुनते हो ना, वार्ड आपके इलेक्शंस होते हैं,
यही लोग आगे जाके बैठते हैं, लेजिस्लेचर में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, और फिर ये लोग हमारी तरफ से डिसीजन लेते हैं। इसीलिए आपको सोच समझकर अपने लीडर्स को चूज करना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दे रहे हो। ठीक है, समझ आई बात? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, तो जब कोई व्यक्ति लोगों की तरफ से उनकी आवाज उठाता है और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, किसी को भी हमने नहीं देखा कि किसी मिनिस्टर के मुंह से निकल गया हो कि अरे नीट के पेपर में इतने बच्चे मर गए, तो हम लोगों को क्या करना है। कुछ नहीं निकला। ये हम लोगों ने अपने लीडर चुने ऐसे। ओके, प्रैक्टिकली सोचो, दिमाग खोल के पढ़ना। कोई भी स्टूडेंट आके मुझे कमेंट सेक्शन में ये नहीं कहेगा कि मैम आप गलत बोल रहे हो, या फिर आप ऐसे, तुम्हें जो बोलना है बोलो। मेरा अपना ओपिनियन है, तुम लोग का अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जज नहीं कर रही। लेकिन पढ़ लिख रहे हो तुम लोग, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, इसीलिए पढ़ा लिखा रहे हैं कि तुम अपनी दिमाग को खोल कर चीजों को देख सको कि क्या हो रहा है देश में। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। अब हम आते हैं इसकी अलग अलग थ्योरीज पे। सबसे पहले आ जाती है डेलीगेट थ्योरी। ओके, देखो, डेलीगेट थ्योरी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ लोगों का मैसेंजर होता है। उसका काम अपनी मर्जी चलाना नहीं है, उसका वो अपनी कहीं पे भी अपनी बात नहीं रखेगा। उसे वही करना है जो वोटर्स चाहते हैं। यानी रिप्रेजेंटेटिव को लोगों की विशेष और इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। हम उसे बोल देंगे कि हम तेरे को इसलिए चुन रहे हैं कि तू जाके हमारी जो भी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पानी नहीं आता, तो ये प्रॉब्लम जाके रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ज्यादा लोग किसी लॉ के अगेंस्ट हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव को भी उस लॉ के अगेंस्ट वोट करना चाहिए। इस थ्योरी में रिप्रेजेंटेटिव की पर्सनल ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक का ओपिनियन। ओके, फिर आती है आपकी ट्रस्टी थ्योरी। इस थ्योरी का फेमस थिंकर एडमंड बर्क ने सपोर्ट किया था। ठीक है, बर्क कहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ लोगों की बात रिपीट नहीं करनी चाहिए, उसे अपने दिमाग चलाना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस और जजमेंट भी यूज करना चाहिए। कभी कभी पब्लिक को किसी इशू की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, ऐसे में रिप्रेजेंटेटिव को देश के लार्जर इंटरेस्ट में डिसीजन लेना चाहिए, चाहे कुछ लोग उससे अग्री ना भी करें तो भी। ठीक है, अब देखो, इसमें भी बहुत प्रैक्टिकल है, इसीलिए कहते हैं कि अपने लीडर्स को ढंग से चुनो। तुम लोग इतना पढ़ रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स करोगे, फिर पीएचडी करोगे, इतने पढ़े लिखे हो, और तुम अपने लीडर चुन रहे हो 10वीं फेल, और फिर तुम उन्हें दे रहे हो कि हमारे डिसीजन भी आप ले लो जाकर। तो फिर क्या तो वो दिमाग लगाएंगे अपना, और क्या तो हम चुन चुन रहे हैं फिर लीडर्स। तो सोचो थोड़ा इस चीज को। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग मैंडेट थ्योरी पे। मैंडेट थ्योरी पॉलिटिकल पार्टीज पर फोकस करती है बेसिकली। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लोग इंडिविजुअल कैंडिडेट को नहीं, बल्कि पार्टी और उसके मैनिफेस्टो को वोट देते हैं। यानी कि हम लोग ये नहीं देख रहे कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा ये कैंडिडेट बीजेपी से खड़ा हो रहा है तो हम बीजेपी को वोट देंगे, ये कैंडिडेट कांग्रेस से खड़ा हो रहा है तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। ओके, हम लोग लार्जर स्केल पे पार्टी को देखते हैं, कैंडिडेट को नहीं देखते। ठीक है, फिर आती है आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी। इस सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी को सीट उनके वोट परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिलती है। मान लो किसी पार्टी को 30% वोट मिले, तो उसे लगभग 30% सीट मिलनी चाहिए। और इस सिस्टम का मेन एम फ्री रिप्रेजेंटेशन देना होता है। इसे छोटी पार्टी और माइनॉरिटी ग्रुप को भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और ये हमारी कंट्री में प्रैक्टिस भी होता है। ओके, फिर हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव यानी कि मिरर रिप्रेजेंटेशन पे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को सोसाइटी का मिरर होना चाहिए, यानी सोसाइटी में जो ग्रुप्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। जैसे कि एक विमेन लीडर होनी चाहिए, एक माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सबके कोई ना कोई होने चाहिए। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एन फिलिप्स ने इस आइडिया को सपोर्ट किया था। उनका मानना था कि जिस ग्रुप के लोग सेम एक्सपीरियंस फेस करते हैं वो उस ग्रुप की प्रॉब्लम को बेटर समझ सकते हैं, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, दैट इज लिबरल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो हमसे पूछा गया था। लिबरल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देखो, लिबरल थ्योरी एक बैलेंस्ड अप्रोच को सपोर्ट करती है। ओके, यहाँ पे डेलीगेट थ्योरी और ट्रस्टी थ्योरी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। यानी कि लिबरल थिंकर कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल भी रहना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर अपनी जजमेंट भी यूज करनी चाहिए। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ पब्लिक का पपेट भी ना हो, और कंप्लीटली अपना ही अपनी मनमर्जी भी ना करे। ठीक है, उसे दोनों के बीच बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो लिबरल थ्योरी के इंपॉर्टेंट आप फीचर्स देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो देखो फेयर होने चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट, इस सब पे बात करते हैं। ठीक है,
अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक की विशेष का भी रिस्पेक्ट करना होता है, लेकिन पूरे देश के बारे में भी सोच कर डिसीजन लेना होता है। ऑलराइट, अगर हम इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखें, यानी कि इस थ्योरी को अगेंस्ट कौन था इसके, तो देखो हर थ्योरी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। डेलीगेट थ्योरी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाती है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव की इंडिपेंडेंट थिंकिंग को लिमिट करती है। ऐसे ट्रस्टी थ्योरी बिल्कुल ही पब्लिक ओपिनियन को जो है खत्म कर सकती है। मैंडेट थ्योरी में पार्टी स्ट्रांग बनती है, हो सकता है लीडर कोई भी हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके सारी थ्योरी के अपने अपने जो हैं बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस द नॉर्मेटिव, empirical and historical approaches to the study of political theory। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इसमें से कोई भी एक अप्रोच पे भी क्वेश्चन आ सकता है, दो को कंपेयर करने के लिए भी आ सकता है, तो आप ध्यान से समझोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, अगर क्या स्टेट या गवर्नमेंट सब लोगों के लिए इक्वली काम करती है? नहीं। देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आई बिलीव, पर ठीक है, पेपर तो अभी ही है, तो हम लोग क्वेश्चन 3 डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोटा छोटा करके समझाऊंगी, ठीक है। एक सिंपल ट्रिक याद रखना बस, नॉर्मेटिव जो भी अप्रोच है उसमें आप क्वेश्चन पूछते हो कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए चीजें इसमें, ठीक है। इंपेरिकल में पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो एक्चुअली में कैसे है, रियल लाइफ में, ठीक है। और हिस्टोरिकल में पहले कैसे डेवलप हुई, पुराने टाइम से, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखना, अगर ये 3 लाइनें याद रखोगे तो पूरा आंसर याद रहेगा, ठीक है। देखो, पहले समझते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में होता क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिक्स, स्टेट, पावर, जस्टिस, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करती है। लेकिन पॉलिटिकल थिंकर सब चीजों को एक ही एंगल से नहीं देखते, इसी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करने के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस डेवलप हुए हैं, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका नॉर्मेटिव अप्रोच। देखो, ये सबसे पुरानी अप्रोच मानी जाती है। नॉर्मेटिव अप्रोच का फोकस होता है कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, यानी एक आइडियल सोसाइटी और आइडियल गवर्नमेंट की बात करती है, ठीक है। ये फैक्ट से ज्यादा वैल्यू और मोरालिटी पर फोकस करती है कि अभी के लिए आप क्वेश्चन करते हो कि देखो बहुत ही अच्छा जस्टिस सिस्टम होना चाहिए है, इक्वालिटी क्या होनी चाहिए, फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, आइडियल गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके नॉर्मेटिव अप्रोच में आते हैं, ओके। इस अप्रोच को सपोर्ट करने वाले लोगों के नाम याद रखना, प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉन लोक, ये सारे जो हैं इसके इन लोगों ने इस अप्रोच को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, ठीक है। साथ ही साथ जॉन रॉल्स ने अपनी फेमस बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में बताया कि एक फेयर और जस्ट सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, और उसी के बेसिस पे ये जो है अप्रोच आई थी, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये वैल्यू बेस्ड होती है, एथिक्स पे बहुत फोकस करती है, जस्टिस वगैरह पे फोकस करती है। ऑलराइट, अब अगर हम देखें इंपीरिकल अप्रोच, तो देखो ये नॉर्मेटिव अप्रोच से बिल्कुल डिफरेंट है। इंपीरिकल अप्रोच पूछती है कि रियलिटी में पॉलिटिक्स कैसी है, यानी जो एक्चुअली हो रहा है उसको स्टडी करना। इस अप्रोच का डेवलपमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, स्पेशली जब बिहेवियरलिज्म का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था सोसाइटी में, तब, ठीक है। इंपीरिकल अप्रोच ऑब्जर्वेशन और डेटा पे डिपेंड करती है, प्रैक्टिकली सब कुछ देखकर, ठीक है, कि लोग किस पार्टी को वोट देते हैं, इलेक्शन में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पब्लिक ओपिनियन क्या है, ये सब, ठीक है। इसके फेमस थिंकर हैं डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डाल, ओके। ये लोग कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक बनाना चाहिए, हमें चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, डेटा कलेक्ट करना चाहिए और फिर अपनी सोच लगानी चाहिए, ओके। ये भी फैक्ट पर बेस्ड होती है, साइंटिफिक मेथड वगैरह यूज करती है, ऑब्जर्वेशन और एविडेंस पर फोकस होती है ये, ओके। फिर आती है आपकी हिस्टोरिकल अप्रोच। देखो, हिस्टोरिकल अप्रोच पॉलिटिक्स को हिस्ट्री के थ्रू समझती है, यानी कि पॉलिटिकल आइडियाज और इंस्टीट्यूशन टाइम के साथ कैसे डेवलप हुए। ये अप्रोच मानता है कि हर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, यानी कि आज जो डेमोक्रेसी है वो एक दिन में नहीं बनी है, उसका डेवलपमेंट बहुत टाइम पहले से हुआ है, ओके। तो इसी तरह लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हिस्ट्री के साथ इवॉल्व हुए हैं, और हिस्टोरिकल अप्रोच इन्हीं डेवलपमेंट को स्टडी करती है, ओके। इसके फेमस आप थिंकर यहाँ देख सकते हो, तो कैम्ब्रिज स्कूल ने बहुत करा था और क्विंटन स्किनर ने, ठीक है। अगर हम तीनों अप्रोच का एक रिलेशनशिप देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या ये तीनों अप्रोच एक दूसरे की कॉम्पिटिटर्स हैं? नहीं, ये एक्चुअली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं।
देखो, नॉर्मेटिव अप्रोच बताती है कैसी होनी चाहिए, इंपेरिकल बताती है अभी प्रैक्टिकल कैसी है, और हिस्टोरिकल बताती है कि यहां तक कैसे पहुंची है। अगर हम सिर्फ एक अप्रोच यूज करें तो अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट रहेगी। इसीलिए मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी तीनों अप्रोचेस को कंबाइन करती है। ऑलराइट, इतने डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे उसको याद रखो बस। ऑलराइट, अब देखो, इस पीडीएफ में ना तुम लोग को टोटल क्वेश्चंस अगर हम देखें तो टोटल क्वेश्चंस इसमें मिल जाते हैं अराउंड 15 क्वेश्चंस हैं इसमें, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स हैं। मैं जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने डिस्कस कर लूंगी। बाकी तुम लोग ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। जिसको इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए वो इंग्लिश का पीडीएफ ले सकता है, जिसको हिंदी का पीडीएफ चाहिए वो हिंदी का पीडीएफ ले सकता है। ये हिंदी का पीडीएफ भी अवेलेबल है। ओके, अगर आप ये पीडीएफ से पढ़ लोगे तो आराम से अच्छा स्कोर कर पाओगे, पास हो पाओगे एग्जाम में। ऑलराइट, इसको परचेज करने के लिए तुम नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक या फिर टेलीग्राम लिंक पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट के लिए नीचे 2 जरूर कमेंट करना। ऑलराइट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।